नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम चैनल अकाडमिक वार्ता पर। हम लोग जहाँ से पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करेंगे। पिछली दो क्लास में हम लोगों ने इस्लाम का उद्भव, मोहम्मद साहब, इस्लामिक धर्म दर्शन, खलीफाओं के बारे में पढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ लिया था। महमूद गजनबी के आक्रमण पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी को देखेंगे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखेंगे कैसे हुई। जो गोरी के भाभा हैं, आक्रमण हैं, उनको थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के विषय में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हालांकि इससे पूर्व 712 में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अगर हम लोग मोहम्मद गोरी के समय भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के विषय में बात करें तो इस तरीके से देख सकते हैं। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्तियां जो थीं, अगर हम लोग देखें पंजाब, तो पंजाब में खुसरो शाह था। खुसरो शाह। और अगर हम लोग मुल्तान देखें तो मुल्तान में करमाथियों का शासन था। करमाथियों का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं करमाथी। और सिंध में देखें अगर, शुभ्र जाति के सिया शासक थे। शुभ्र जाति, सिया शासक। अगर हम लोग गुजरात में देखें, यहाँ कठियावाड़ के चालुक्य वंशी शासक थे। मतलब ये मूल राज मूल राज सेकेंड, और उसका भाई भीम सेकेंड। दिल्ली की बात अगर करें तो यहाँ चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज पर गहड़वाल वंशी शासक थे, जयचंद। गहड़वाल वंशी शासक जयचंद। मध्य भारत की बात अगर करें तो यहाँ परमाल देव थे बुंदेलखंड में। परमाल। और बंगाल में पाल वंश और सेन वंश। तो आप देख सकते हैं गोरी के समय में जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी इस तरीके थी। अ, से बंगाल में खुसरो शाह, मुल्तान में करमाथी लोग थे, सिंध में शुभ्र जाति के लोग, गुजरात में कठियावाड़ के चालुक्य वंश, मूलराज सेकंड और उसका भाई भीम सेकंड। दिल्ली में चौहान वंशी शासक थे, पृथ्वीराज चौहान था तृतीय। और कन्नौज में गहरवाल वंशी थे, जयचंद। और मध्य भारत में
अगर बुंदेलखंड में देखें तो परमार, और बंगाल में पालवंश सेन वंशी के लोग शासक थे। मोहम्मद गौरी और भारत पर उसके आक्रमण, तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहला जो आक्रमण हुआ तो उसने 1175 में मुल्तान पर विजय की। उसके बाद वो गया सिंध। सिंध 1175 में ही मुल्तान और सिंध की विजय। उसके बाद गुजरात 1178 में। उसके बाद वो पेशावर 79 में। अच्छा, गुजरात में ये जो हुआ उसका आक्रमण, तो गुजरात में अभी हम लोग देख रहे थे कौन था। ये चालुक्य वंश के मूल राज द्वितीय था। मूल राज द्वितीय, और उसका भाई जो था वो भीम सेकेंड। और यहाँ पर गोरी को पराजय देखनी पड़ी, पराजित हुआ। उसके बाद वो 1185 में गया सियालकोट। सियालकोट, और 1186 में लाहौर, लाहौर को जीत लेता है। उसके बाद 1189 में भटिंडा, और फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। यहाँ ये हार गया। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ हुआ। यहाँ ये हारा गोरी। फिर 1192 में अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उसी जगह पर उसने घेरा डाला और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया। स्टोरी बड़ी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग लिख लीजिए आप। उसके बाद ये जाता है मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। सरस्वती हरियाणा में है। कुहराम, हाशी 1192 में, 93 में। फिर दिल्ली जाता है 1193 में। और इसका जो, इसके साथ जो सेनापति था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक था सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर उसके बाद 1194 में कन्नौज, और 1194 में ही बनारस। यहाँ कन्नौज में हमने अभी बताया कौन था, गहड़वाल वंशी था जयचंद। बनारस को लूटा। उसके बाद में 1195 में, 1195 से 96 ईस्वी में बयाना गया, ग्वालियर गया। बयाना, ग्वालियर। 1205 में ये बंगाल गया, और 1206 में इसकी मृत्यु हुई। 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। हमला किया, गोरी पर हमला हुआ और ये मारा गया। गोरी के डेथ होने के बाद दरअसल क्या है, गोरी का कोई ऐसा पुत्र तो था नहीं। तो जो गजनी से पंजाब वाला हिस्सा था, इसको देख रहा था ताजुद्दीन। यल्दौज, और जो पंजाब से सिंध था, इसको नासिर कुबाचा देख रहा था।
वो बादशाह, उसके पंजाब से जो दिल्ली वाला था हिस्सा, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक देख रहा था। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया। इसमें 1206 से 1526 तक का समय, ये लगभग 320 वर्षों का इतिहास है। अच्छा, इसके अंतर्गत देखिए 5 कौन कौन से राजवंश है। सबसे पहले गुलाम वंश, 1206 से 1290 ईस्वी। उसके बाद हम लोग देखें तो दूसरा है खिलजी वंश, ये 1290 से 1320 तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैयद वंश, ये 1414 से 1450। उसके बाद लोधी वंश, 1450 से 1526 तक। इसको एक ट्रिक है, याद कर लीजिए, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये क्रोनोलॉजी कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लेता है। ये तो क्वेश्चन पूछा था एक बार ये, कि इसमें इन दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों में सबसे अधिक दिनों तक, सबसे अधिक वर्षों तक शासन किसने किया, तो उसके लिए था तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे अधिक, लगभग 94 वर्ष तक। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें तो ममलूक वंश, ममलूक मतलब गुलाम वंश, ये लगभग किया है 84 वर्ष। और तीसरे नंबर पर अगर हम लोग देखें तो लोधी वंश, लोधी वंश जो है ये लगभग 76 वर्ष। और उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश देखें अगर तो लगभग 30 वर्ष। तो इस तरीके से कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि, ये प्रश्न आया था एक बार कि सबसे अधिक वर्षों तक शासन किसने किया, तो तुगलक वंश। कभी कभी इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, मिलान के लिए क्रम पूछ लेता है, इसका ईयर पूछ लेगा, तो ये ईयर रट लीजिए, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी और तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले हेडिंग हम लोग डाल लेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। दरअसल जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये गोरी का गुलाम था। अच्छा, दरअसल होता क्या है, जो दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश के नामकरण को लेकर के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। किसी ने इसको दास वंश कहा, किसी ने इसको मामलूक वंश कहा,
किसी ने इसको इलबरी वंश कहा। जो इलबरी हैं ये प्रारंभिक तुर्क थे। तो सब अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद है। हम लोग देखते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये दरअसल क्या है, गोरी का गुलाम था। मतलब गोरी का गुलाम, या इस तरीके से कह सकते हैं सिपाह सलाह था। सिपाह सलार मतलब सेनापति होता था, सेनापति था। और इसकी जो उपाधियां हैं, इसको उपाधियां मिली एक तो कुरान खां की, कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श। कुरान खां इसलिए क्योंकि ये कुरान को बड़ी सुरीली आवाज में पढ़ता था, याद कर लिया था इसको। लाख बख्श से लाखों का दान करने वाला था, इसलिए इसको हातिम दुती, ऐसे तमाम। जब तनाइन का युद्ध हुआ था 1192 में, तो ये उस समय गोरी के साथ था, सेनापति। अगर इसका कार्यकाल की बात करें तो इस तरीके से इसका डिवाइड करके देख सकते हैं। 1193 से 1206 तक का इसका जो समय रहा, ये गुलाम सेनापति था। और अगर हम लोग देखें 1206 से 1208 तक, तो ये गुलाम शासक रहा। और अगर ये 1208 से देखें हम लोग 1210 तक, तो इस समय ये स्वतंत्र शासक शासक बना। हालांकि ये बैठ गया था गद्दी पे 1206 में ही, लेकिन इसको 1208 तक इसको मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। बाद में 1208 से 1210 तक ये स्वतंत्र शासक के रूप में बैठा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, क्योंकि ये सिपा सलार था, मतलब सेनापति था। और न इसने कोई सिक्के चलवाए, न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। आरंभ में इसने लाहौर को ही राजधानी बनाया था, और 1210 में ये चौगान खेल रहा था। चौगान एक खेल होता है जो घोड़ों पर बैठ के खेला जाता है। इसकी चौगान खेलते हुए डेथ हो गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हुआ और मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई। अच्छा, इसका ऐबक का जो अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। अगर हम लोग इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें, तो इसका दिल्ली से लेकर बंगाल तक विस्तार हुआ। अगर हम लोग निर्माण कार्य की बात करें, तो सबसे पहले इन्होंने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनी। ये कहाँ है? दिल्ली में। अगर और निर्माण कार्य की बात करें, तो इन्होंने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये मस्जिद है, ये कहाँ है? अजमेर में है। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया।
लेकिन इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। उसके बाद हम लोग ये दो तीन फैक्ट हैं जो याद कर लीजिए। जो कुतुब मीनार है, इसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में 1199 में बनवाया गया था। 1199 में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इल्तुतमिश और रजिया को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है, सुझाव है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मन से धन्यवाद।